अ वार्म वेलकम टू ऑल। अब तक हम काफी कुछ कंसेप्ट समझ चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट एज वेल एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में। हम लोगों को पता चला कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अंदर हम लोगों को वैल्यू प्लेस करनी है और हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। साथ के साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन के अंदर क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल और उसमें से हम लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन। लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा था कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैक्सिमम परमिसिबल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कितना डिडक्शन है, वो हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज हम लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए कि आप अगर पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में, रिमेंबर माय वर्ड्स, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रखने की कैपेसिटी है, अलाउबिलिटी है। मतलब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर मैक्सिमम 2 घर रख सकते हैं। नाउ पॉइंट इज कि किसी पर्सन के पास में, लेट्स से हम बात करते हैं, कोई पर्सन दिल्ली के अंदर जॉब करता है, दिल्ली में उसके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उसका पर्टिकुलर जो पहले जहां जॉब करता था, मान लेते हैं जयपुर के अंदर, वो जयपुर में भी उसका एक घर है और उसका पैतृक घर जो है एंसेस्ट्रल हाउस वो उसके नाम पे है और वो भोपाल में है। अब भाई साहब के पास में 3 घर हो गए जिसको वो चाह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर शो करना, क्योंकि उसने मान लिया किसी को भी लेट आउट एक्चुअली नहीं किया है। नाउ कंसेप्चुअली आप दिमाग में रखें कि 2 घर ही परमिसिबल है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के रूप में। तो 2 घर हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहां पे एसएससी के पास चॉइस है। एसएससी को क्या चाहिए, एसएससी को चाहिए कि लेट्स से दिल्ली वाला एक घर है, एक जयपुर वाला घर है और मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें एक भोपाल वाला घर है। अब उसको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, लेकिन इसको डीम्ड टू बी लेट आउट लिया, तो उसकी तीनों के हिसाब से कैलकुलेशन कितनी बैठी। ठीक है, फिर सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, इसको लेट आउट ले लिया और इसको वापस सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया। नाउ द पॉइंट इज इस कॉम्बिनेशन के अंदर उसकी इनकम कितनी आ रही है एसएससी की। एंड द थर्ड कॉम्बिनेशन, इसको लेट आउट ले लिया और बाकी दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, कंसीडर कर लिया। तो ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एसएससी विल कैलकुलेट इन ऑल अवेलेबल ऑप्शंस हाउ मच हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी। जो तीनों में से कम होगी, नेचुरली एसएससी चाहेगा कि उसकी कम से कम इनकम शो हो और अकॉर्डिंगली उसका टैक्स कम से कम बने। नाउ द पॉइंट इज इन तीनों कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगी, उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो कंपैरिजन करके अकॉर्डिंगली जो लीस्ट है उस ऑप्शन को अवेल करेगा। यानी 2 घर को दिखा देगा क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को लेट आउट के रूप में शो करना कंपल्शन है, कंपल्सरी है, डीम्ड टू बी लेट आउट उस घर को माना जाएगा। एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि जीएवी में से आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। मान लिया किसी भी कारणवश जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स जब लेस किया तो आंसर क्या आया बॉस, नेगेटिव। हमारे पास में एनएवी आएगी और एनएवी आई है नेगेटिव। अब पॉइंट इज एनएवी में से क्या डिडक्शन आपको लेना है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। तो नेगेटिव में से और माइनस करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पे दिमाग में रखिएगा ये बात कि अगर एनएवी नेगेटिव आ गई है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का ही डिडक्शन मिलेगा, इवन इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है अगर एनएवी नेगेटिव हो। तो ये 2 बड़े कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हुए ना। इसके अलावा और दिमाग में एक चीज हमें रहनी चाहिए, वो ये कि एक भी दिन, इवन फॉर सिंगल डे, कोई घर लेट आउट हो गया है तो उसको साल भर के लिए लेट आउट की तरह ट्रीट करना है। दूसरी चीज, अगर कोई पोर्शन है वो लेट आउट है और बाकी का पोर्शन हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को सेपरेट यूनिट की तरह कंसिडर किया जाए। भले ही एड्रेस एक है, भले ही लोकेशन एक है, बट पॉइंट इज दोनों को सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा इफ द पोर्शन इज लेट आउट एंड दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। अगर इंडिविजिबल है, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया कि अगर पेइंग गेस्ट है, वो कभी इधर भी किराए पे, कभी उधर भी किसी भी कमरे के अंदर वो रह लेता है,
तो पूरे घर को लेट आउट मानना है। अगर डिविजिबिलिटी नहीं तो पूरा घर लेट आउट, अदरवाइज सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग और लेट आउट अलग, दो घर की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। यानी फेयर रेंट का डिवीजन भी दो टुकड़ों में होगा। यानी अगर स्टैंडर्ड रेंट की बात करें, अगर म्युनिसिपल वैल्यूएशन की बात करें, तो सबका डिवीजन दो टुकड़ों में होगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है समझना। और हम जानेंगे कि एरियर रेंट के केस में क्या किया जाए और अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। ये सारी बातें अनरियलाइज्ड रेंट में अंदर जब रिकवर हो जाएगी तो कैसे इनकम के अंदर जोड़ा जाए, ये सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।